कहानी की शुरुआत हमें सीधे साल 1865 के गृह युद्ध के आखिरी और सबसे खूनी दिनों में ले जाती है। रात का घुप अंधेरा था, चारों तरफ घना कोहरा छाया हुआ था और नाइजर नदी के पानी पर बारूद के धुएं की एक मोटी परत जमी हुई थी। इस भयानक माहौल में एक बहुत ही विशाल और लोहे की बेहद मोटी चादरों से बना जंगी जहाज, जिसका नाम टैक्सस था, वो चुपचाप लहरों को चीरते हुए समंदर की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा था। ये कोई साधारण सैन्य जहाज नहीं था, बल्कि इसके सबसे निचले तहखाने में लोहे के भारी भरकम संदूक रखे हुए थे, जो सोने के सिक्कों और बेशकीमती गहनों से लबालब भरे हुए थे। यह उस वक्त की सरकार का सबसे बड़ा खजाना था। तभी अचानक घने कोहरे को चीरती हुई दुश्मन की नौसेना की कई नावें और बड़े जंगी जहाज सामने आ जाते हैं। उन्होंने टैक्सस को चारों तरफ से घेर लिया था। बिना किसी चेतावनी के दोनों तरफ से भयंकर गोलाबारी शुरू हो जाती है। आसमान तोपों के गोलों की रोशनी से चमक उठता है। एक के बाद एक कई गोले टैक्सस जहाज की लोहे की मजबूत दीवारों से टकराते हैं, जिससे जोरदार धमाके होते हैं और चारों तरफ आग की लपटें उठने लगती हैं। जहाज का कप्तान अपनी जान की परवाह किए बिना व्हील को थामे रहता है। वह अच्छी तरह जानता था कि अगर यह जहाज दुश्मनों के हाथ लग गया तो इतिहास बदल जाएगा। भारी तबाही और गोलाबारी के बीच कप्तान जहाज के इंजन को पूरी रफ्तार पर डाल देता है। टैक्सस जहाज दुश्मन की घेराबंदी को तोड़ते हुए आगे निकल जाता है और देखते ही देखते नदी के घने कोहरे और समंदर के मुहाने के बीच हमेशा के लिए गायब हो जाता है। इस घटना के बाद सालों तक अमेरिकी और अफ्रीकी सरकारों ने इस जहाज को ढूंढने के लिए कई बड़े खोजी अभियान चलाए, लेकिन न तो जहाज का कोई मलबा मिला और न ही खजाने का एक भी सिक्का। धीरे धीरे समय बीतता गया और लोग इसे सिर्फ एक काल्पनिक लोक कथा मानने लगे। अब कहानी सीधे छलांग लगाकर आज के आधुनिक दौर में पहुंचती है। हमारा मुख्य नायक, जो समंदर और नदियों की गहराइयों में दफन हो चुकी ऐतिहासिक चीजों को खोजने का एक बेहद माहिर गोताखोर है, वो अफ्रीकी महाद्वीप की नाइजर नदी के मुहाने पर अपनी हाईटेक नाव के साथ मौजूद है। वह अपनी सरकारी रिसर्च एजेंसी के लिए एक पुराने डूबे हुए मलबे का सर्वे कर रहा था। तभी पानी के नीचे रिमोट कंट्रोल कैमरे की स्क्रीन पर एक अजीब सी हलचल दिखाई देती है। नायक तुरंत अपनी गोताखोरी का सूट पहनता है और पानी के गहरे और मटमैले बहाव में उतर जाता है। नदी की तह में जमी सदियों पुरानी मिट्टी और रेत को जब वह धीरे धीरे हटाता है तो उसकी नज़र एक बेहद चमकीली और भारी चीज पर पड़ती है। जब वह उसे पानी से बाहर निकालकर अपनी नाव पर लाता है और केमिकल से साफ करता है तो उसके और उसके साथी के होश उड़ जाते हैं। वह शुद्ध सोने का एक प्राचीन सिक्का था, जिसके ऊपर वही खास मुहर और आकृतियां बनी हुई थीं जो गायब हुए जंगी जहाज टैक्सस के सरकारी खजाने पर हुआ करती थीं। नायक का दिमाग तुरंत काम करने लगता है। वह समझ जाता है कि इतिहास की किताबों में जो लिखा है कि जहाज समंदर में डूबा था, वह पूरी तरह से गलत है। यह सिक्का नाइजर नदी के इस हिस्से में मिला है। इसका मतलब साफ था कि वो जंगी जहाज नदी के रास्ते आगे बढ़ा था और सहारा रेगिस्तान की तरफ जाने वाली किसी सूखी हुई सहायक नदी के मलबे में दबा हुआ है। नायक बिना एक सेकंड गंवाए अपने इस दावे और सोने के सिक्के को लेकर अपनी सरकारी एजेंसी के चीफ के पास पहुंचता है। चीफ सिक्के को देखता है, लेकिन नायक की बात को पूरी तरह से बकवास करार देता है। उसका कहना था कि सहारा रेगिस्तान की सूखी रेत के बीचों बीच एक विशाल लोहे का जंगी जहाज होना पूरी तरह से नामुमकिन है और वहां खोजी अभियान भेजना सरकारी पैसों की बर्बादी होगी। लेकिन नायक हार मानने वालों में से नहीं था। वह अपनी बात पर अड़ा रहता है। नायक की जिद और उसके पुराने ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए चीफ उसे केवल 3 दिन की मोहलत देता है और कहता है कि अगर इन 3 दिनों में कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला, ये मिशन हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा। नायक और उसका सबसे जिगरी और मजाकिया साथी तुरंत अपने आधुनिक रडार, खोजी उपकरण और एक तेज रफ्तार बोट लेकर नाइजर नदी के सबसे खतरनाक और प्रतिबंधित इलाके की तरफ निकल पड़ते हैं। इसी समय कहानी का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा शुरू होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक बेहद जांबाज और काबिल महिला डॉक्टर अपनी मेडिकल टीम के साथ नाइजर के बेहद पिछड़े और अंदरूनी गांवों में काम कर रही थीं। इन गांवों में पिछले कुछ हफ्तों से एक बेहद अजीब और भयानक जानलेवा बीमारी फैली हुई थी।
जो भी इंसान इस बीमारी की चपेट में आता उसके शरीर पर अजीब से निशान बन जाते और कुछ ही दिनों के भीतर तड़प तड़प कर उसकी मौत हो जाती। मरने वालों का आंकड़ा सैकड़ों में पहुंच चुका था। डॉक्टर ने जब मरीजों के खून के सैंपल लिए और वहां के पानी की जांच की तो उन्हें एक चौंकाने वाला सच पता चला। ये कोई प्राकृतिक वायरस या मलेरिया जैसी बीमारी नहीं थी, बल्कि पानी में बहुत ही भारी मात्रा में मिलाया गया एक बेहद खतरनाक और जहरीला केमिकल था। डॉक्टर को समझ आ जाता है कि नदी के ऊपरी हिस्से में कोई बहुत बड़ी गड़बड़ चल रही है, जहां से यह जहर जानबूझकर या अनजाने में पानी में बहाया जा रहा है। वे अपनी टीम के साथ उस सोर्स को ढूंढने के लिए नदी के ऊपरी बहाव की तरफ बढ़ने की तैयारी करती हैं। लेकिन इस इलाके पर एक बेहद क्रूर और बेरहम सैन्य तानाशाह का राज्य था, जो अपनी ही जनता पर जुल्म ढाने के लिए जाना जाता था। तानाशाह और उसके गुर्गों को भनक लग जाती है कि एक विदेशी डॉक्टर इस बीमारी की असली वजह तक पहुंचने वाली है। एक दोपहर जब महिला डॉक्टर एक छोटे से कबीले के गांव में बीमार बच्चों का इलाज कर रही थीं, तभी अचानक धूल उड़ाती हुई तानाशाह के सैनिकों की कई बख्तरबंद गाड़ियां वहां पहुंच जाती हैं। स्वचालित हथियारों से लैस सैनिक गाड़ियों से उतरते ही गांव वालों पर लाठियां और गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं। वे डॉक्टर की मेडिकल टीम के सभी सदस्यों को बंधक बना लेते हैं और उनके सारे मेडिकल उपकरण और सैंपल तोड़ देते हैं। कमांडर डॉक्टर को भी हमेशा के लिए खामोश करने के लिए बंदूक तान देता है। ठीक उसी पल नदी के रास्ते नायक और उसका साथी अपनी तेज रफ्तार बोट से वहां से गुजर रहे होते हैं। गोलियों की तड़तड़ाहट और चीख पुकार सुनकर नायक तुरंत अपनी बोट का रुख किनारे की तरफ मोड़ देता है। बोट के रुकते ही नायक और उसका साथी बिना किसी डर के उन हथियारों से लैस सैनिकों पर कूद पड़ते हैं। नायक अपनी फुर्ती का इस्तेमाल करके एक सैनिक की राइफल छीनता है और उसे बैरल से मारकर नीचे गिरा देता है। उसका साथी भी एक भारी लकड़ी का लट्ठा उठा लेता है और सैनिकों पर ताबड़तोड़ हमला कर देता है। अचानक हुए इस अचूक हमले से सैनिक घबरा जाते हैं। नायक और उसका साथी मिलकर उन सभी सैनिकों को पीछे हटने और अपनी गाड़ियों में भागने पर मजबूर कर देते हैं। डॉक्टर की जान बच जाती है, लेकिन उनकी टीम के बाकी लोग डर कर वापस चले जाते हैं। डॉक्टर नायक को बताती हैं कि उन्हें हर कीमत पर नदी के ऊपरी हिस्से में मौजूद उस जहरीली जगह तक पहुंचते हुए इस तबाही को रोकना है। नायक को भी उसी दिशा में जाना था, इसलिए वे तीनों एक साथ आगे बढ़ने का फैसला करते हैं। जैसे जैसे उनकी नाव नदी के संकरे और घने रास्तों से आगे बढ़ती है, हवा में एक अजीब सा तनाव महसूस होने लगता है। अब कहानी में उस असली विलेन का खुलासा होता है जो इस पूरी तबाही के पीछे था। वह था फ्रांसीसी बिजनेसमैन। इस बिजनेसमैन ने उस क्रूर सैन्य तानाशाह के साथ एक गुप्त डील की थी। इन दोनों ने मिलकर सहारा रेगिस्तान के बिल्कुल बीचों बीच एक बहुत ही विशाल और अत्याधुनिक कचरा नष्ट करने की फैक्ट्री बनाई थी। दुनिया के सामने और कागजों पर तो यह दिखाया गया था कि यह फैक्ट्री पर्यावरण को बचाने के लिए बनाई गई है और इसमें कचरे को रिसाइकिल किया जाता है। लेकिन पर्दे के पीछे का सच बेहद खौफनाक था। यह फ्रांसीसी बिजनेसमैन दुनिया भर के विकसित और अमीर देशों से उनका सबसे खतरनाक जहरीला केमिकल और रेडियो एक्टिव कचरा भारी भरकम पैसे लेकर अफ्रीका मंगवाता था। उस कचरे को सही तरीके से नष्ट करने में बहुत ज्यादा खर्च आता, इसलिए यह बिजनेसमैन पैसों के लालच में उस जहरीले कचरे को सीधे जमीन के नीचे खोदी गई गहरी सुरंगों और कुओं में डंप कर रहा था। उन्हें लग रहा था कि रेगिस्तान के नीचे यह कचरा हमेशा के लिए दफन रहेगा, लेकिन वे गलत थे। वह जहरीला केमिकल जमीन के नीचे बहने वाले पानी के प्राकृतिक स्रोतों में रिस कर मिल गया और वही पानी नाइजर नदी में आ रहा था, जिससे हजारों लोग मर रहे थे। सबसे बड़ा खतरा यह था कि अगर इस जहरीले पानी के बहाव को तुरंत नहीं रोका गया तो अगले कुछ ही हफ्तों में यह जहर बहते हुए अटलांटिक महासागर तक पहुंच जाता। अगर ऐसा होता तो पूरे महासागर का इकोसिस्टम तबाह हो जाता और दुनिया भर में करोड़ों लोगों की जान खतरे में पड़ जाती। तानाशाह और बिजनेसमैन को इस बात की कोई परवाह नहीं थी। वे सिर्फ अपनी तिजोरियां भरने में लगे हुए थे। जब तानाशाह को अपने कमांडर से पता चलता है कि वही गोताखोर और महिला डॉक्टर अभी भी जिंदा हैं और नदी के रास्ते उनकी फैक्ट्री की तरफ बढ़ रहे हैं, तो वह गुस्से से आग बबूला हो जाता है। वह तुरंत अपनी एक बड़ी सैन्य टुकड़ी को भारी हथियारों और रॉकेट लॉन्चरों के साथ नदी के किनारों पर तैनात कर देता है।
नायक जब अपनी नाव में बैठे रडार स्क्रीन पर पानी के नीचे किसी बड़े मलबे की आकृति देख रहा होता है, तभी अचानक नदी के दोनों ऊंचे किनारों से उन पर ताबड़तोड़ गोलाबारी शुरू हो जाती है। भारी मशीन गन की गोलियां पानी को चीरती हुई उनकी नाव की बॉडी में छेद करने लगती हैं। नायक नाव को जिग जैग तरीके से भगाते हुए गोलियों से बचने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक सैनिक कंधे पर रखकर चलाया जाने वाला रॉकेट लॉन्चर दाग देता है। मिसाइल सीधे नाव के पिछले हिस्से में जाकर टकराती है। एक कान फाड़ देने वाला भयंकर धमाका होता है और नाव के चीथड़े हवा में उड़ जाते हैं। नायक, उसका साथी और डॉक्टर धमाके से ठीक 1 सेकंड पहले पानी में कूद जाते हैं। वे पानी के नीचे तब तक सांस रोके रहते हैं जब तक कि सैनिक उन्हें मरा हुआ समझकर वहां से चले नहीं जाते। किसी तरह वे तीनों तैरकर किनारे आते हैं, लेकिन अब वे सहारा के उस सबसे बेरहम रेगिस्तान के बीच फंसे हुए थे, जहां मील दूर तक सिर्फ रेत थी, न कोई गाड़ी थी, न हथियार और न ही पानी की एक भी बूंद। अब शुरू होता है रेगिस्तान में जिंदा रहने का असली और सबसे मुश्किल इम्तिहान। तानाशाह के सैनिक गाड़ियों में भरकर उन्हें ढूंढते हुए वहां पहुंच जाते हैं। नायक और उसका साथी तुरंत सूझबूझ दिखाते हुए एक ऊंचे रेत के टीले के पीछे लेट जाते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से महिला डॉक्टर खुली जगह पर रह जाती है और सैनिकों की नजर उन पर पड़ जाती है। सैनिक गाड़ियों को उनकी तरफ दौड़ाते हैं और बंदूक की नोक पर डॉक्टर को जबरन गाड़ी में खींच लेते हैं। वे उन्हें बंधक बनाकर सीधे उस सीक्रेट सोलर फैक्ट्री की तरफ ले जाते हैं, ताकि बिजनेसमैन उनसे सारे सबूत छीनकर उन्हें खत्म कर सके। नायक बेबसी से डॉक्टर को किडनैप होते हुए देखता है, क्योंकि खाली हाथ उन दर्जनों हथियारबंद सैनिकों पर हमला करना सीधे मौत को गले लगाने जैसा था। डॉक्टर के जाने के बाद नायक और उसका साथी अपनी जान बचाने और डॉक्टर तक पहुंचने का रास्ता खोजने के लिए आगे बढ़ते हैं। कई घंटों तक चलने के बाद जब उनकी हिम्मत पूरी तरह टूटने वाली होती है, तभी उन्हें रेत के बीच एक बहुत ही अजीब चीज दिखाई देती है। वह दशकों पुराना एक क्रैश हो चुका पैसेंजर हवाई जहाज था, जो आधा रेत के अंदर धंसा हुआ था। उसका इंजन और अंदर का हिस्सा पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। यहाँ पर नायक अपने तेज दिमाग और इंजीनियरिंग के हुनर का एक ऐसा नमूना दिखाता है जो किसी चमत्कार से कम नहीं था। तो उनकी यह अनोखी सैंड यॉट यानी रेत पर चलने वाली पाल गाड़ी हवा के भारी दबाव के कारण रेत के टीलों के ऊपर अविश्वसनीय रफ्तार से दौड़ने लगती है। बिना किसी इंजन और बिना किसी ईंधन के वे सिर्फ हवा के दम पर रेगिस्तान को चीरते हुए मिलों का सफर कुछ ही घंटों में तय कर लेते हैं। उनकी यह गाड़ी उन्हें रेगिस्तान के एक ऐसे छिपे हुए इलाके में ले आती है जहां उस तानाशाह के खिलाफ जंग लड़ रहे स्थानीय बागी आदिवासियों का डेरा था। नायक बागी कबीले के सरदार से मिलता है और उसे समझाता है कि तानाशाह की वो फैक्ट्री कोई रोजगार नहीं दे रही, बल्कि उनके कुओं के पानी में ऐसा जहर घोल रही है जिससे उनके बच्चे मर जाएंगे। कबीले का सरदार सच जानकर नायक का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। वे सब मिलकर उस अभेद्य सोलर फैक्ट्री पर एक साथ धावा बोलने का मास्टर प्लान तैयार करते हैं। योजना के अनुसार नायक, उसका साथी और बागी लड़ाके उस विशालकाय सोलर फैक्ट्री के पिछले हिस्से की तरफ पहुंचते हैं। ये फैक्ट्री किसी आधुनिक सैन्य किले जैसी थी, जहां चारों तरफ और सैकड़ों सुरक्षा गार्ड्स तैनात थे। बाकी लड़ाके फैक्ट्री के मुख्य गेट पर फायरिंग शुरू करके सैनिकों का ध्यान भटकाते हैं। इसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर नायक और उसका साथी मुख्य बिल्डिंग के अंदर घुस जाते हैं। अंदर का नजारा बेहद खौफनाक था। बड़ी बड़ी मशीनें और पंप 24 घंटे जमीन के नीचे हजारों गैलन रेडियो एक्टिव केमिकल धकेल रहे थे। नायक बहुत ही खामोशी से पहरेदारों को एक एक करके ठिकाने लगाता हुआ उस हाई सिक्योरिटी कंट्रोल रूम की तरफ बढ़ता है, जहां फ्रांसीसी बिजनेसमैन ने महिला डॉक्टर को कुर्सी से बांध रखा था। वह डॉक्टर को जान से मारने का इंजेक्शन लगाने ही वाला था कि तभी नायक लात मारकर दरवाजे को तोड़ देता है। कंट्रोल रूम में एक बेहद तगड़ी और आमने सामने की फाइट शुरू हो जाती है। बिजनेसमैन के भारी भरकम बॉडीगार्ड्स नायक और उसके साथी पर टूट पड़ते हैं। नायक अपनी फुर्ती से वार करता है, जबकि उसका साथी भारी लोहे की रॉड से गार्ड्स की धुनाई कर देता है। लेकिन तभी बिजनेसमैन रेंगते हुए मुख्य अलार्म का बटन दबा देता है। पूरी फैक्ट्री में लाल रंग की लाइटें जलने लगती हैं और सायरन गूंज उठता है। सैकड़ों सैनिक हथियारों के साथ कंट्रोल रूम की तरफ दौड़ पड़ते हैं। चारों तरफ से गोलियों की बौछार होने लगती है।
नायक को समझ आ जाता है कि सिर्फ भागने से काम नहीं चलेगा, इस जहर की फैक्ट्री को हमेशा के लिए दफन करना होगा। वह भागते भागते फैक्ट्री के मुख्य थर्मल कोर रिएक्टर रूम में पहुंचता है और वहां अपने पास बचे हुए सारे विस्फोटक टाइमर के साथ फिट कर देता है। जैसे ही वे तीनों फैक्ट्री के पिछले दरवाजे से बाहर की तरफ भागते हैं, पीछे एक के बाद एक कई अविश्वसनीय और विनाशकारी धमाके होते हैं। पूरी फैक्ट्री आग के विशाल शोलों में बदल जाती है। अपनी फैक्ट्री को तबाह होते देख तानाशाह गुस्से से पागल हो जाता है। वह खुद अपनी पूरी बख्तरबंद गाड़ियों की सेना और एक बेहद आधुनिक मिसाइलों से लैस लड़ाकू हेलीकॉप्टर लेकर उनका पीछा करने के लिए निकल पड़ता है। नायक फैक्ट्री के गैरेज से उस बिजनेसमैन की एक पुरानी लेकिन बेहद मजबूत विंटेज कार चुराता है और वे तीनों उसे पूरी रफ्तार से रेगिस्तान की खुले रास्तों पर दौड़ा देते हैं। अब सहारा के खुले और उबड़ खाबड़ रेत के मैदान में एक ऐसा पीछा शुरू होता है जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाएं। पीछे से तानाशाह का लड़ाकू हेलीकॉप्टर हवा में मंडराते हुए कार पर भारी मशीन गन से गोलियां बरसा रहा था। हेलीकॉप्टर से दागी गई एक मिसाइल कार के बिल्कुल पास आकर फटती है, जिससे कार हवा में उछलती है और उसका एक टायर फट जाता है। गाड़ी अनियंत्रित होकर रेत के एक बहुत बड़े और ऊंचे टीले से टकराती है, लेकिन जैसे ही वे कार से बाहर कूदते हैं, नायक के पैर रेत के नीचे किसी बहुत ही सख्त चीज से टकराते हैं। यह वही 140 साल पहले गायब हुआ जंगी जहाज टैक्सस है। नदी का रास्ता बदलने और सदियों की सूखी हवाओं के कारण यह जहाज रेगिस्तान के इस हिस्से में आकर रेत के नीचे पूरी तरह दफन हो गया था। वे तीनों बिना एक सेकंड गंवाए जहाज के एक टूटे हुए ऊपरी डेक के रास्ते उसके अंधेरे और धूल से भरे अंदरूनी हिस्से में कूद जाते हैं। जंगी जहाज का 140 साल पुराना लोहे का कवच इतना मजबूत था कि हेलीकॉप्टर से बरसाई जा रही मशीन गन की गोलियां उससे टकराकर बेअसर हो रही थीं। तानाशाह को लगता है कि वे अब एक चूहेदानी में फंस चुके हैं, इसलिए वह हेलीकॉप्टर को बिल्कुल नीचे लाता है ताकि सीधे मिसाइल दागकर पूरे जहाज के मलबे को उड़ा सके। जहाज के अंदर पूरी तरह से सन्नाटा और अंधेरा था। नायक और उसका साथी जब अंदरूनी डेक पर भाग रहे होते हैं, तभी उनकी नजर जहाज के मुख्य मोर्चे पर लगी एक विशालकाय भारी भरकम तोप पर पड़ती है। यह तोप गृहयुद्ध के समय की थी। नायक का साथी पागलों की तरह जहाज के स्टोर रूम की तरफ भागता है और वहां उसे सूखी रेत के कारण सुरक्षित बचे हुए बारूद के डिब्बे और लोहे के भारी गोले मिल जाते हैं। बाहर तानाशाह का हेलीकॉप्टर बिल्कुल उनके सामने आकर हवा में स्थिर हो जाता है और उसकी मिसाइल गाइडेंस सिस्टम जहाज पर लॉक हो जाता है। मौत बिल्कुल सामने खड़ी थी और बचने का कोई रास्ता नहीं था, लेकिन हमारे नायक और उसके साथी के इरादे कुछ और ही थे। जहाज के अंदर अंधेरे में उन्हें दिखाई देती है 140 साल पुरानी एक जंग खाई तोप। समय केवल चंद सेकंड का था। वे पागलों की तरह तोप में बारूद और गोला भरते हैं और उसका रुख सीधे सामने खड़े हेलीकॉप्टर की तरफ कर देते हैं। वहां पायलट मिसाइल दागने का बटन दबाने ही वाला होता है कि यहां नायक तोप की रस्सी खींच देता है और फिर ढाएं एक ऐसा भयंकर धमाका होता है कि पूरा रेगिस्तान हिल जाता है। सदियों पुराना तोप का वो गोला सीधे हेलीकॉप्टर के परखच्चे उड़ा देता है। तानाशाह का वहीं अंत हो जाता है और उसकी बची हुई सेना दुम दबाकर भाग खड़ी होती है। इस धमाके के साथ ही वह जहरीली फैक्ट्री हमेशा के लिए बंद हो जाती है। नदी का पानी फिर से साफ हो जाता है और डॉक्टर की मदद से उस शातिर बिजनेसमैन को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया जाता है। तो दोस्तों, यह थी फिल्म सहारा की एक बेहद लंबी, रोमांचक और सांसें रोक देने वाली फुल मूवी एक्सप्लेनेशन। कैसे एक छोटा सा सोने का सिक्का हमारे नायक को दुनिया के सबसे बड़े रेगिस्तान में ले गया और कैसे उसने इतिहास के सबसे बड़े रहस्य को सुलझाने के साथ साथ लाखों मासूम लोगों की जान भी बचाई। अगर आपको मेरी यह डीप एक्सप्लेनेशन और मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो पर एक बढ़िया सा लाइक ज़रूर ठोकें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही हर एक फिल्म की कहानी को पूरी गहराई से समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली एक और धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।